हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। और ये लेक्चर थर्ड है MCQ सीरीज़ फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। आई हैव स्टार्टेड MCQ सीरीज़ फॉर मॉडर्न फॉर इंडियन पॉलिटी एज वेल, जो मैं शाम को अपलोड करती हूँ अराउंड 9 PM. So keep following these two MCQ series. This will help you a lot in your examinations. Or registrations are open for our new batch KS, VLW and JKSSB batch. You can join there as well. So for that you have to download WS Academy app from Google Store and register there. So let us start these MCQs. Question number 1. Who attended the Congress of Oppressed Nationalists at Brussels in 1927 on behalf of National Congress? नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे किसने जो है कांग्रेस जो ब्रुसेल्स में हुई थी 1927 में, वो किसने अटेंड की? सो ऑप्शंस आर गिवन: जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी, मोतीलाल नेहरू। सो ये किसने अटेंड की थी? जवाहरलाल नेहरू ने अटेंड की थी। अब अगर आप कुछ प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स देखोगे, वहाँ से हट के क्वेश्चंस आते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, लेकिन वो दूसरे साइड इन्होंने लिए हैं। सो दीज क्वेश्चंस यू नीड टू फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने जो ये अटेंड की थी 1927 में, ये ब्रुसेल्स में जो कॉन्फ्रेंस हुई, ऑर्गेनाइज हुई थी। Who amongst the following made it possible for the Indians to enter Indian civil services through an open competitive examination? आप सबको पता है जो सिविल सर्विसेज यहाँ पे होता था कब, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ICS इंडियन सिविल सर्विसेज। तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल था इंडियंस के लिए, और क्योंकि ये लंदन में एग्ज़ाम करते थे और एज भी कम रखी थी, तो किसने ईजी बना दिया इंडियंस की एंट्री वहाँ पे थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है। पहले इन्होंने रिजर्व रखा था यूरोपियंस के लिए। सो ऑप्शंस आर William Bentinck, second is Dalhousie, third is Mayo and fourth is Ripon. So ये किसने easy बना दिया? It is Dalhousie. For a long time only British officers were appointed to all covenanted posts, क्योंकि इन्होंने दो कैटेगरीज उसमें की थी, covenanted and नॉन कोविनेंटेड। देखो नॉन कोविनेंट जो होते थे ना, उसमें उनको लोअर लेवल्स के लिए चाहिए होते थे, तो यहाँ पे वो इंडियंस को लाते थे। तो इसमें कोई बॉन्ड ही नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जो कोविनेंटेड होता था, ये ऑफिसर्स रैंक थे, ये इन्होंने यूरोपियंस के लिए रखी थी। इसमें उनको पेंशन भी मिलता था, अलाउंसेस भी मिलती थी, सब कुछ मिलता था, ठीक है। In 1833 the posts of डिप्टी मजिस्ट्रेट एंड डिप्टी कलेक्टर वर क्रिएटेड एंड ओपन टू इंडियंस। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ पे डलहौजी आंसर नहीं होना चाहिए। मैं चेक करके आपको बताती हूँ, आप भी चेक करके कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, ठीक है। किसके टाइम पे ये जो है ओपन हुआ था इंडियंस के लिए, ठीक। The Governor General of India who initiated the introduction of English in India was? कौन सा गवर्नर जनरल था जब जिसने इनिशिएट किया क्या, इंग्लिश यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश इंडिया में? ऑप्शंस आर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकॉली, लॉर्ड बेंडिक एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो द राइट ऑप्शन इज लॉर्ड बेंडिक। लॉर्ड बेंडिक ने ही बोला कि जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश किया, और उसने बोला कि कंपलसरी है, इंग्लिश को ही तरजीह दी जाएगी। इंग्लिश एजुकेशन वॉज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन 1835 बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंडिक, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन को उसने किया था इंट्रोड्यूस 1835 में। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ भी सकते हैं। Who among the following regulations made English as which among the following regulations made English as a medium of education compulsory in government aided schools and colleges? किस रेगुलेशन ने इंग्लिश मीडियम को कंपलसरी कर दिया गया गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में? ऑप्शंस आर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एजुकेशनल डिस्पैच 1854, मैकॉली मिनट 1835 एंड रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इनमें से किस एक्ट ने इसको कंपलसरी कर दिया, किसको? इंग्लिश को। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ मैकॉली मिनट 1835। देखो बेसिकली क्या हुआ था,
आप सबने पढ़ा होगा 1813 वाला एक्ट जो है उसमें आया था कि हम 1 लाख रुपीज़ एजुकेशन पे सर्व करेंगे। फिर कंट्रोवर्सी ये हुई थी क्या वो वर्निकुलर लैंग्वेज में होगा या वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और उसमें क्या जो है हिंदुस्तानी तालीम दी जाएगी या वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी। तो उसमें कन्फ्लिक्ट हो गया था बहुत टाइम के लिए, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो इंग्लिश के हक़ में आ गया और वेस्टर्न नॉलेज के हक़ में आ गया। वो आ गया फिर थ्रू मैकॉलीज मिनट। ठीक है यहाँ तक। अनदर क्वेश्चन इज हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी। गांधी के साथ किसने साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड की थी। ऑप्शंस आर एनी बेसेंट, मृदुला सराबाई, मुथु लक्ष्मी, सरोजनी नायडू। तो यस, उनके साथ किसने जो है ये साल्ट सत्याग्रह लेड किया था, सरोजनी नायडू ने। आपको पता है हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि दांडी मार्च के बारे में, साबरमती आश्रम से जो लिया था। सती वाज प्रोहिबिटेड बाय, सती पे किसने बैन लगा दिया था। ऑप्शंस आर वेरिन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिंग एंड लॉर्ड डलहौजी। तो मैंने आपको कल भी ये पढ़ाया, इस पे बैन लगाया गया था 1829 में, और किसने, विलियम बेंटिंग ने, और राजा राम मोहन राय ने बहुत ज़्यादा काम किया था इसके रिलेटेड। ठीक है। When Mahatma Gandhi was arrested, who among the following took over the leadership of Salt Satyagrah? जब महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया तो किसने साल्ट सत्याग्रह की जो है लीडरशिप ली थी। सो ऑप्शंस आर गिवन हियर। सो द राइट ऑप्शन इज अब्बास तैयब जी। He was from Gujarat. During colonial period, British capital was mainly invested in. जब ब्रिटिशर्स का रूल था यहाँ पे तो ब्रिटिशर्स की जो कैपिटल थी वो किस में इन्वेस्ट की गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। सो द राइट ऑप्शन इज एग्रीकल्चर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की थी। इन्होंने जो है फूड क्रॉप्स पे कम ध्यान दिया था, और इन्होंने जो इनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्रॉप्स चाहिए थे, जो इनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चाहिए थे, इन्होंने उस पर ध्यान दिया था। और इन्होंने क्या किया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया। इन्होंने बोला कि आप शुगर प्लांटेशंस, रबर, कॉफ़ी, टी प्लांटेशंस, इंडिगो, ऐसे कुछ चीज़ें उगाने के लिए इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ डेवलप किया नहीं उतना, या इंडस्ट्रीज कुछ डेवलप नहीं की उतनी, लेकिन एग्रीकल्चर में इन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर लिया। एम.ए. जिन्ना इन हिज अर्ली पॉलिटिकल लाइफ सपोर्टेड टू नेशन थ्योरी, इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इमेजिन्ड पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड वाज अ कम्युनिस्ट। तो जब अर्ली लाइफ में क्या था, जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ लड़ रहा था। उसके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान का, तो उसने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है। लेकिन फिर बाद में जब उसको लगा कि यहाँ पे कम्युनल राइट्स होने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, या उनको डिसएग्रीमेंट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, फिर उन्होंने जो है पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट को तरजीह दी। Who among the following visited गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी को किसने साउथ अफ्रीका में विजिट किया। बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ पटेल, जी.के. गोखले, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन है। तो इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने विजिट किया। और गांधी जी इनको अपना मेंटर मानते थे, गोखले को। इन विच ईयर साल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस। साल्ट सत्याग्रह किस साल में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शंस आर 1929, 1930, 1931, 1932। सो द राइट ऑप्शन इज 1930, क्योंकि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, और फिर 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिस वजह से इन्होंने फिर इसको बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया था कुछ टाइम के लिए। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड एज अ डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने एक डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट किया था, और कौन सा दिन इन्होंने इसके लिए रखा था। ऑप्शंस आर 3 सितंबर, 1946, 16 अगस्त, 16 मई,
4th December 1946। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 अगस्त। ठीक है, आप ऐसे याद रख लो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे होता है, दूसरे दिन इन पाकिस्तान को गुस्सा आया था, आप लिखो कि 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। तो ऐसे ही आप याद रखो कि 15 अगस्त यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे होता है और 16 अगस्त से पाकिस्तान ने डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट किया, ऐसे आप याद रखोगे। अच्छा, डायरेक्ट एक्शन डे इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स वॉज अ डे ऑफ वाइड स्प्रेड राइट एंड मैन स्लॉटर इन द सिटी ऑफ कलकत्ता। ठीक है, जो हुआ था 16 अगस्त 1946 को। When was Mahatma Gandhi arrested during the Quit India movement of 1942? क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी स्टार्ट 1942 में 8 अगस्त को। तो गांधी जी को कब अरेस्ट किया गया था? ऑप्शंस आर 7 अगस्त, 30 अप्रैल, 9 अगस्त एंड 5 जुलाई। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो गांधी जी को अरेस्ट कब किया गया था? सो ही वाज अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1942। और ये जो मूवमेंट है ये लीडरलेस बन गई थी, गांधी जी ने बोला था डू और डाई। In which year Lala Lajpat Rai was deported to Mandalay for organizing the agrarian movement in Punjab? लाला लाजपत राय को कब डिपोर्ट किया गया था? मंडली, ठीक है, जेल, वो वहाँ पे एक जेल था क्योंकि इसने एग्रीगेरियन मूवमेंट स्टार्ट की थी पंजाब में। ऑप्शंस आर 1905, 1907, 1909 एंड 1911। सो राइट ऑप्शन इज 1907। तो इसको फिर कहाँ भेजा गया था? मंडली। वो कहाँ पे था? वो बर्मा, आजकल के जो म्यांमार है वहाँ पे भेजा गया इसको 1907। Where are the traces of Portuguese culture found in India? पुर्तगीज ने यहाँ पे रूल किया था कुछ टाइम पे, कुछ जो है एरियाज को एनेक्स किया था और कुछ एरियाज को अपनी कैपिटल भी बनाई थी। उनका ट्रेस कहाँ कहाँ पे मिलता है यहाँ पे? ऑप्शंस आर गोवा, कालीकट, कैननोर एंड कोचिन। सो वेयर आर द पुर्तगीज ट्रेसेस फाउंड इन इंडिया? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में आपने पढ़ा होगा, सो इट इज़ गोवा। गोवा में आपने देखे होंगे चर्चेस बहुत है जो पुर्तगीज स्टाइल पे बने हुए हैं। ठीक है, गोवा में चर्चेस है जो कि पुर्तगीज स्टाइल पे बने हुए हैं। सो द राइट ऑप्शन इज गोवा। Who declared Swaraj is my birthright and I shall have it? Options are गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, केटी कलान। आपको पता है पहले मॉडरेट्स हुआ करते थे और वो नरमी से इनसे मांग रहे थे प्रेयर एंड पिटिशन करके ब्रिटिशर्स से, लेकिन उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज आ गया और एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि हमें अपनी जो ये है आज़ादी है वो लेनी है। सो द राइट ऑप्शन इज एक्सट्रीमिस्ट में एक कौन था? बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने बोला स्वराज में